वी विल स्टडी अबाउट द कैपिलरीज। ठीक है, सारी स्टोरी माइक्रो सर्कुलेशन की जो है वो कैपिलरीज के अराउंड ही चलती जाएगी। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैपिलरीज? ये पूरा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि 1 घंटे में खत्म हो जाए। कैपिलरीज फंक्शन ऑफ 1 घंटे में चैप्टर कैसे खत्म होगा? कोशिश करते हैं ना कि आपको समझ भी आ जाए, और मैंने कहा कोशिश करते हैं। Now, what is the function of the capillaries? It actually transport of the nutrient, role of removal of cells. So capillaries क्या कर? जी जी मैम, हाँ हाँ, मैम स्टूडेंट्स को अलाउ करें क्लास में। क्या चीज़? मैम स्टूडेंट्स को अलाउ करें क्लास में। अच्छा, स्टूडेंट्स को अलाउ करो। चाचा, स्टूडेंट्स को अलाउ करती। हाँ अलाउ। बेटा अलाउ करो, इधर इधर से आवाज़ आई। आप सही नहीं चलो ठीक है, मैं इस पर دي خبرة طبعا ما يقدر خلاص. Chapter is microcirculation. Now the microcirculation, it is the circulation of the blood in the smallest blood vessels. Smallest blood vessels is the capillaries, which is present within the organ tissue. The microvessels include the terminal arterioles, meta-arterioles, capillaries and venules. अब कैपिलरीज का क्या फंक्शन है? इट एक्चुअली ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और जितनी भी सेल से जो चीज़ें एक्सक्रीट करनी हो उसका भी ये काम कैपिलरीज करता है। तो कैपिलरी वॉल्स बनी हुई कैसे है? ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस तरह से है कि न्यूट्रिएंट आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड करती है 6 to 8 टाइम्स टू फॉर्म दी आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स आगे मेटा आर्ट्रियोल्स बनाते हैं और मेटा आर्ट्रियोल्स आगे कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूंगी। न्यूट्रिएंट आर्टरीज, they will form the arterioles. Nutrient artery, it will divide 6 to 8 times to form the arterioles. Arterioles, they have got the diameter of 10 to 15 micrometer. So arterioles, they will form then the meta arterioles, and from the meta arterioles capillaries they are formed. अब मेटा आर्टरी, आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग बस मुझे सुनते जाओ। यस मैम। कैपिलरी वॉल जो है ना, फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया कि न्यूट्रिएंट आर्टरी आर्ट्रियोल्स बनाती है, आर्ट्रियोल्स से मेटा आर्ट्रियोल्स और मेटा आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज बनती है। अब मेटा आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान में देयर इज अ स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर होता है जो कि मेटा आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान में इट इज प्रेजेंट। सो this sphincter, it is termed as the precapillary sphincter. Precapillary sphincter, it acts as a valve. जहाँ जिस जगह पर ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो जाता है। जब ब्लड की ज़रूरत नहीं होती तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो क्लोज रहता है। सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन दी मेटा आर्ट्रियोल्स एंड दी कैपिलरीज। ठीक है, अब हम लोग कैपिलरीज की तरफ वी विल मूव टुवर्ड्स दी कैपिलरीज। So capillaries, they are actually surrounded by capillary wall. It is very thin and it is formed by a highly permeable single layer which is termed as the endothelial layer. ठीक है, देखो इधर से आर्टेरियोल्स जो हैं, न्यूट्रिएंट आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से मेटा आर्ट्रियोल्स एंड फ्रॉम द मेटा आर्ट्रियोल्स हमारे साथ कैपिलरीज बन रही है। अब मेटा आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान आप लोग देखो तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, ये मोटे मोटे आप लोगों को वेल्व्स नजर आ रहे हैं? हेलो, यस मैम। अच्छा, ये मोटी मोटी जो वेल्व्स थी
प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, ये एक्ट एज अ वेल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि कैपिलरी वॉल जो है वो किस तरीके से बनी हुई है। आप लोग साथ गाइटन भी खोलो, ठीक है। तो गाइटन में आप लोग देखोगे कि कैपिलरी वॉल जो है बहुत थिन है। इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड हाईली परमिएबल इसका एंडोथेलियल सेल के साथ ये बना हुआ है, ठीक है। नाउ हाईली आर्टेरियोल्स अब किस तरह से बनी हुई है, पहले मैंने आपको कैपिलरीज का बता दिया। आर्टेरियोल्स जो हैं इनका जो मेस्कुलर कोट है हाईली मतलब जो इसकी कोटिंग है वो हाईली मेस्कुलर है। आर्टेरियोल्स की हाईली मेस्कुलर कोटिंग है। मेटा आर्टेरियोल्स की जो है ये कोटिंग जो है अवेलेबल है बट इट इज नॉट कंटिन्यूस। इफ यू लुक इनटू द गाइडन तो आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से मेस्कुलर कोटिंग दिखाई देगी ऑफ द आर्टेरियोल्स। सो आर्टेरियोल्स की जो कोटिंग है वो बिल्कुल मेस्कुलर है, ऐसे रिंग 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 है, ठीक है। और मेटा आर्टेरियोल्स में ये कंटिन्यूस वेस्कुलर मतलब ये कोटिंग होती है मस्कुलर बट इट इज नॉट कंटिन्यूस। So continuous vascular coating it is not present inside the meta arterioles. वो कैपिलरीज को किस चीज ने सराउंड किया हुआ है, बाय दी एंडोथेलियल सेल्स ने। ये बात क्लियर हुई है? आगे जाऊं? शुड वी मूव अहेड? कहाँ जाऊं? आगे। ओके। मेटा आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान जो है वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है, ठीक है। अब नाउ वी विल मूव अहेड। The most purposeful function of the circulation occurs in the microcirculation। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो उसका क्या रोल है। It causes transport of the nutrients and secondly causes removal of the cell excreta। तो जितनी भी सेल से जितनी भी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रॉम द माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो रिमूव होती हैं। Small arterioles control the blood flow to each tissue area। Local condition in the tissue in turn control the diameter of the arterioles. Thus, each tissue controls its own blood flow in relation to its individual needs. So, the wall of the कैपिलरी की वॉल को किससे सराउंड किया हुआ है, किस चीज से बनी हुई है, बाय मीन्स ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो हाईली परमिएबल है, ठीक है। Therefore, water, cell nutrients and cell excreta can all interchange quickly and easily between the tissue and the blood। Now, अभी ये लोग बता रहे हैं कि there are about 10 billion capillaries inside the body। अब इन 10 billion capillaries का टोटल सरफेस एरिया कितना है, इट इज अबाउट 500 to 700 स्क्वायर मीटर्स है, ठीक है। और फंक्शनल सेल से एक कैपिलरी फंक्शनल सेल से कितने मीटर्स अवे है, इट इज अबाउट 20 to 30 माइक्रोमीटर अवे फ्रॉम दी फंक्शनल सेल। सो कैपिलरी जो है वो कितनी कैपिलरीज हैं हमारी बॉडी के अंदर, 10 बिलियन कैपिलरीज हैं। 500 to 700 स्क्वायर मीटर इसका डायमीटर है। और एक फंक्शनल सेल से हाउ मच इट इज अवे, इट इज अबाउट 20 to 30 माइक्रोमीटर्स अवे। नाउ ये जो है ये कैपिलरी से किस तरह ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेन्स की। वेन्स जो है उनका एक्चुअली मसल जो है वो वीक है, वीक मस्कुलर कोटिंग है इसकी, लेकिन इसमें वेन्स में प्रेशर जो है एज कम्पेयर टू दी आर्टरियोल्स इसका जो प्रेशर है वो कम है। सो देयरफॉर दे कैन कंट्रैक्ट फुली एंड वेरी इजीली। So microcirculation of each organ it is organized specifically to serve that organ's need। Each nutrient artery मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि nutrient artery जो है वो डिवाइड होती है 6 to 8 times from the arterioles। arterioles आगे मेटा arterioles बनाएंगे और मेटा arterioles आगे capillaries बनेंगे, ठीक है। So arterioles themselves run 2 to 5 times, reaching the diameter of 5 to 9 micrometer at their ends, where they supply the blood to the capillaries। तो arterioles का कितना साइज है, it is about 10 to 15 micrometer। arterioles they are highly vascular, ठीक। while the meta arterioles में जो continuation of vascular coating है वो नहीं है available। meta arterioles, the terminal arterioles do not have continuous
कंटिन्यूस मस्कुलर कोटिंग वहाँ पर नहीं है, बट स्मूथ मसल फाइबर्स इंसर्कल द वेसल एट द इंटरमीडिएट पॉइंट। बस तुम लोग यही याद रखो कि आर्टरियोल्स में they have got a highly muscular coating, it is present, while in meta-arterioles this muscular coating it is not continuous, ठीक है, do not have a continuous muscular coating। अब फिर वो उन्होंने प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के बारे में बताया है कि मेटा आर्टरियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान एक स्फिंक्टर है जिसे हम लोग प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कहते हैं। इट एक्चुअली ये कब क्लोज और ओपन होता है, it depends upon the oxygen concentration or demand of the that tissue। तो अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी तो कैपिलरी स्फिंक्टर ओपन हो जाएंगे और ज्यादा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा टू फुलफिल दी ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। सही है। अच्छा, ये तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का वो था। अच्छा, इसके अलावा इसमें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो हमारी वेसो मोशन को भी कंट्रोल करता है। नाउ व्हाट इज वेसो मोशन? वेसो मोशन एक्चुअली फ्लो ऑफ द ब्लड, कैपिलरीज के दरमियान जो ब्लड फ्लो करता है उसको हम लोग वेसो मोशन कहते हैं। ठीक है, so flow of the blood it is actually regulated by precapillary sphincter। so opening and closing of precapillary sphincter depend upon the oxygen concentration। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी स्फिंक्टर खुल जाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करेगा by giving more blood to that area। वेन्यूल्स, वेन्स का इन्होंने बताया हुआ है कि वेन्यूल्स की जो है प्रेशर, इसका जो मसल है वो वीक मसल है, वीक मसल कोट है, वाइल इसमें जो प्रेशर है वो कम है एज कम्पेयर टू द आर्टरियोल्स, जिसकी वजह से ये फुली कंट्रैक्ट करते हैं। The pressure in the venules it is much less than that of the arterioles, so that the venules still can contract considerably despite the weak muscle। वेन्स का मसल जो है वो कम है, मस्कुलर कोटिंग जो है वो वीक है और प्रेशर जो है इसमें कम होता है, लेकिन फिर भी ये कंट्रैक्ट फुली करती है। ठीक हो क्या? नाउ अभी क्या कह रहे हैं, मेटा आर्टरियोल्स एंड द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स दे आर इन क्लोज कांटेक्ट विद द टिश्यू, दे सर्व local conditions of the tissue like concentration of nutrient and products of metabolism and hydrogen etc. can cause direct effect on the vessels in controlling local blood flow in each small tissue areas। तो ये मेटा आर्टरियोल्स और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। क्यों क्लोजली रिलेटेड है? कि टिश्यू को जो डिमांड चाहिए हो वो फुलफिल करे। ठीक है, अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वॉल में वही कैपिलरी स्ट्रक्चर है, इसका यूनिसेलुलर एंडोथेलियल सेल्स है। ठीक है, एंडोथेलियल सेल जो है वो किससे सराउंड हुआ हुआ है? इट इज सराउंडेड बाय अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कैपिलरी वॉल, ये आप लोगों ने हिस्टोलॉजी में भी अभी पढ़ा होगा कि कैपिलरी वॉल के अंदर क्या है, उसके अंदर एंडोथेलियल सेल्स है, एक यूनिसेलुलर लेयर है जिसको हम लोग एंडोथेलियल सेल कहते हैं। ये एंडोथेलियल सेल जो है वो सराउंड हुई हुई है बाय द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक कैपिलरी वॉल का इंटरनल डायमीटर कितना है? इट इज अबाउट कैपिलरी वॉल का डायमीटर कितना है? इट इज अबाउट 4 to 9 माइक्रोमीटर, वाइल इसकी थिकनेस कितनी है? इट इज अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो कैपिलरी वॉल का स्ट्रक्चर क्या है? इसकी थिकनेस याद रख लो, इसका डायमीटर याद रख लो, और इसके अंदर एंडोथेलियल सेल, एंडोथेलियल यूनिसेलुलर लेयर है जो सराउंड हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। थिकनेस 0.5 है और इंटरनल डायमीटर 4 to 9 माइक्रोमीटर है। वाइल ल्यूमेन इट इज सो, इसका ल्यूमेन इतना नैरो होता है कैपिलरी वॉल्स का दैट इट कैन हार्डली मतलब lumen of the capillary it is so narrow that hardly large enough to कि वहां से आरबीसी जो है वो सिंगल आरबीसी जो है वो मुश्किल से पास होता है। ठीक है, इसका ल्यूमेन इतना नैरो है। अच्छा, फिर हमारे पास कैपिलरी मेम्ब्रेन के बारे में है कि कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर आप लोग अच्छा, कैपिलरी मेम्ब्रेन गाइडन के अंदर बहुत प्यारी सी डायग्राम है जिसमें प्लीज अगर गाइडन आप लोग खोलते हो तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। उसमें डायग्राम है इस चैप्टर का जो
चैप्टर के सेकंड पेज के ऊपर डायग्राम है। उसमें है कि कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, these endothelial cells they consist of spaces, with these spaces they are termed as the intracellular cleft। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट भी कहते हैं और स्लिट पोर्स भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंडोथेलियल सेल्स हैं, इन एंडोथेलियल सेल्स के अंदर क्लेफ्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लेफ्ट्स होते हैं इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स और स्लिट पोर्स। वाटर कैन इजीली पास थ्रू दीज क्लेफ्ट्स। ठीक है, तो spaces of the area of these spaces it is about 1/1000। कैपिलरीज के अंदर इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स हैं। These clefts they are also termed as the slit pores। Now the area of these slit pores it is about 1/1000। So water can move from these cleft very easily और बहुत जल्दी पानी इनमें से गुजरता है by means of the diffusion। अब क्लेफ्ट का साइज कितना है? इट इज अबाउट 6 to 7 नैनोमीटर्स। एंडोथेलियल वॉल का जो कैपिलरी का था उसका अपना कितना साइज था? 4 to 9 माइक्रोमीटर, while that of the cleft उसका साइज कितना है? 6 to 7 नैनोमीटर है। This size it is slightly smaller than the albumin protein, but for the water 20 times, पानी के लिए ये 20 times bigger है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ठीक है, these endothelial cells they consist of spaces, these spaces they are termed as the slit pores or the cleft through which water can pass easily। पानी क्यों इसमें से easily गुजरता है? क्योंकि इसका साइज जो है वो 6 to 7 नैनोमीटर है और वाटर मॉलिक्यूल्स इससे मतलब 20 टाइम्स जो है एल्बुमिन स्लाइटली स्मॉलर देन द एल्बुमिन, मतलब ये साइज जो है वो एल्बुमिन से छोटा है, इस वजह से एल्बुमिन पास नहीं हो सकता। लाइक वाटर के लिए ये बिल्कुल फिजिबल साइज है कि वाटर इसमें से पास हो सके। ठीक है, सो अब कैलविलाई क्या चीज है? ये अच्छा देखो, ये each cleft it is interrupted periodically by short ridges of protein attachment that holds the endothelial cell together, but between these ridges fluid can freely pass through these cleft। Cleft it is normally a uniform spacing जिसका size जो है 6 to 7 nanometer है, which is slightly smaller than the diameter of the albumin molecule। ठीक है, तो क्लेफ्ट का साइज याद रख लो 6 to 7 है, जो कि slightly smaller than that of the diameter of the albumin। Well, because the intracellular clefts they are located only at the edges of the endothelial cells, they usually represent no more than 1,000 of the total surface area। अब ये जो क्लेफ्ट्स छोटे छोटे बने हुए हैं इनका सरफेस एरिया कैपिलरी वॉल के सरफेस एरिया से ये सिर्फ 1/1000 है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया 1/1000 है। कैपिलरी वॉल के सरफेस एरिया में ये सिर्फ कितना एरिया ऑक्युपाई करते हैं? 1/1000। द रेट ऑफ थर्मल मोशन और वाटर मॉलिक्यूल्स इससे कैसे जाते हैं? बाय मींस ऑफ थर्मल मोशन, काइनेटिक एनर्जी के जरिए जाते हैं एंड बाय मींस ऑफ द डिफ्यूजन, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के जरिए। ठीक है, the rate of thermal motion of the water molecule as well as most water soluble ions as small solutes is so rapid that all of these diffuse with ease between the interior and exterior of the capillaries through these slit pores, the intracellular cleft। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी कि कैपिलरी मेम्ब्रेन के अंदर एंडोथेलियल सेल है, ये एंडोथेलियल सेल को सराउंड किया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इनके अंदर इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स हैं जिसको हम लोग स्लिट पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लेफ्ट्स दी स्पेसेस कितना एरिया ऑक्युपाई करते हैं? अबाउट 1000 ऑफ द टोटल कैपिलरी एरिया। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इट एक्चुअली ये स्लिट एरियाज जो है वो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या थर्मल मोशन के जरिए ये बहुत ज़्यादा वाटर अलाउज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू डिफ्यूज थ्रू इट। ठीक है, अब इसके बाद क्लेफ्ट्स के बाद हमारे पास एक और चीज़ है जिसे हम लोग कैलविलाई बोलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन आप लोग ये याद रखो कि
inside the क्या नाम है कैपिलरी एंडोथेलियल, कैपिलरी के एंडोथेलियल सेल्स के अंदर कैल्वुलाई दे आर प्रेजेंट. These calvuli they are actually proteins and they are formed from the cholesterol and sphingomyelins. ठीक है. अब इसका क्या काम है, ये हेल्प्स इन दी प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस. दो कैल्वुलाई मिलकर क्या बनाते हैं, वेसिकुलर चैनल्स बनाते हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ लिया, क्लेफ्स पढ़ लिए, कैल्वुलाई पढ़ लिए. कैल्वुलाई क्या है, कोलेस्ट्रॉल और सिंगोमाइलिन से बना है. सिंगोमाइलिन ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस में. दो कैल्वुलाई मिलकर बनाते हैं वेसिकुलर चैनल्स को. अब डिफरेंट ऑर्गन्स में कैपिलरीज के जो पोर्स हैं उनका साइज डिफरेंट होता है. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास लिवर है, हमारे पास जीआईटी है, हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है. अब इन कैपिलरी पोर्स, ब्रेन के अंदर जो ये कैपिलरी पोर्स हैं या फिर हम लोग जिसको एंडोथेलियल सेल्स हैं इसके ब्रेन में, वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ. ठीक है. क्यों टाइटली पैक्ड है, क्योंकि दे विल अलाउ ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को सिर्फ अलाउ करेगा ब्रेन. तो इस वजह से they are formed in such a way that the capillary endothelial cells they are highly tightly एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच्ड है. ठीक है. सो अलाउ ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स. अब लिवर के अंदर क्या है, ये इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स जो हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स जो है वो एंडोथेलियल सेल्स में लोकेटेड है ना. तो इसके क्लेफ्ट्स जो है वो वाइडली ओपन है. लिवर के अंदर जो कैपिलरीज के अंदर जो इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट्स है वो वाइडली ओपन है. क्यों वाइडली ओपन है, बिकॉज लिवर का ये फंक्शन है ना कि ये डिजॉल्व सब्सटेंस और प्लाज्मा सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. जितने भी हमारे बॉडी में मतलब रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है ना लिवर के अंदर, तो लिवर नॉन सॉल्युबल नॉन मतलब वाटर नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जितने भी हैं, सॉरी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो लिवर के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर जाती है वेन्स के अंदर और फिर वेन से वो फिर हार्ट में ये सब चीज़ें सर्कुलेट होती है. ठीक है. तो लिवर के अंदर एक्चुअली बात बताने की ये है कि ब्रेन, लिवर, जीआईटी और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो कैपिलरीज के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स से उनकी जंक्शन कैसे है. तो ब्रेन की टाइप है, लिवर की जो है वो वाइडली ओपन है कि उससे सारा डिजॉल्व सब्सटेंसेस और प्लाज्मा सेल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके. जीआईटी की कैपिलरीज जो है वो क्लेफ्ट्स जो है वो जो है वो इंटरमीडिएट में है, ना इतने बड़े हैं ना इतने छोटे हैं. और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के वो ओवल विंडोज फेनेस्ट्री के तौर पर प्रेजेंट है. ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का काम क्या है, फिल्ट्रेशन कॉज करता है ना. तो इसकी जो कैपिलरी वॉल्स हैं उसके अंदर जो मतलब ओपनिंग्स हैं दैट आर दी क्लेफ्ट्स, वो ओवल विंडोज की तरह हैं. दे आर लाइक फेनेस्ट्री, दे आर टर्म्ड एज फेनेस्ट्री, कि उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह की फिल्ट्रेशन हो सके टू फॉर्म दी यूरिन. तो लिवर के अंदर देखो क्लेफ्ट्स जो हैं वो इतने हैं, इतने वाइडली ओपन है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट कर सकती है. जीआईटी में है वो इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट कैपिलरी मेम्ब्रेन्स दे आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ द मसल एंड दोज ऑफ द लिवर. और ग्लोमेरुलर ट्रैक्ट ऑफ किडनीज में मतलब वो इतने बड़े हैं, दे आर लाइक ओवल विंडोज व्हिच आर नेम्ड एज द फेनेस्ट्री. दे पेनिट्रेट ऑल द वे थ्रू द मिडल ऑफ द endothelial cells so that tremendous amount of very small molecular and ionic substances can filter through it. ठीक है. तो लिवर का, किडनी का काम फिल्ट्रेशन है, इस वजह से इसके जो स्लिप पोर्स हैं वो वाइडली ओपन है एंड दे आर टर्म्ड एज फेनेस्ट्री. अब ब्लड जो है फ्लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो कौन कंट्रोल करता है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कंट्रोल करता है, दैट इज लोकेटेड बिटवीन दी आर्ट्रियोल्स और दैट इज लोकेटेड बिटवीन दी मेटा आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज. तो वेसोमोशन का मतलब ये है कि जब ब्लड फ्लो थ्रू दी कैपिलरीज इट इज टर्म्ड एज दी वेसोमोशन. तो वेसोमोशन जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कंट्रोल कर रहा है. ठीक है. अगर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड अपॉन दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी ऑक्सीजन की तो कैपिलरी स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा.
और ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करेगा। The most important factor to affect the degree of opening and closing of meta-arterioles and precapillary sphincter, it is the concentration of the oxygen, thereby allowing the capillary flow blood to carry quantity of oxygen. This effect, along with the multiple other effects that control the local blood flow. वेजोमोशन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, कौन कंट्रोल कर रहा है, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर उसको कंट्रोल कर रहा है और वो किस पर डिपेंडेंट है, अपॉन दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होगी तो स्फिंक्टर खुल जाएगा कि ऑक्सीजन के ब्लड फ्लो जो है वो मैक्सिमम हो जाए कि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी कर सके। समझ आ रही है? यस मैम। क्या समझ यस आई है? मैम, यस मैम, बहुत कुछ। मुझे बताओ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या होता है? मेटाट्रियोल्स और एक बोले, एक वन। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर क्या है? हेलो, मैम ये एक स्मूथ रिंग है जो कि ब्लड मेटाट्रियोल्स और कैपिलरीज के दरमियान होते हैं। हाँ बस सही है, ठीक है। मुझे वैसे कोई आवाज़ नहीं आई, आप लोग सारे इकट्ठे बोले हो तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ओके, अब एवरेज फंक्शन ऑफ कैपिलरी सिस्टम का क्या मतलब है? हम लोग एवरेज लेते हैं, ठीक है। एवरेज ब्लड फ्लो भी लेते हैं इसमें। एवरेज फंक्शन ऑफ द कैपिलरी सिस्टम में कैपिलरी सिस्टम की जो फंक्शंस हैं उसका हम लोग एवरेज लेते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? एक तो ये कि रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, वो इसका वो है ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस है। और दूसरा जो है इसका कैपिलरी फंक्शन, कैपिलरी प्रेशर्स जो हैं, कैपिलरी की जो कैपिलरी प्रेशर्स, इसका रेट ऑफ ब्लड फ्लो और इसका ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, ये पूरी कैपिलरी में हर जगह पर हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका एवरेज लेते हैं, उस एवरेज को हम लोग एवरेज फंक्शन ऑफ द कैपिलरी सिस्टम कहलाता है, ठीक है। मीन्स हम लोग एन एवरेज, ये मैं सेकेंड पैरा पढ़ रही हूँ, एन एवरेज रेट ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू ईच टिश्यू, an average capillary pressure within the capillary, an average rate of transfer of substances between the blood of the capillaries and the surrounding interstitial fluid को हम लोग एवरेज लेंगे, इसको हम लोग एवरेज फंक्शन ऑफ द कैपिलरी सिस्टम बोलेंगे। फंक्शन ऑफ द कैपिलरी सिस्टम में एक तो ये है ना, वेजो मोशन कंट्रोल करता है ना, तो ब्लड फ्लो इसका एवरेज ले लेंगे। दूसरा एवरेज कैपिलरी प्रेशर, कैपिलरी प्रेशर हर जगह डिफरेंट होगा तो हम लोग उसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, उसका एवरेज, इसको हम लोग एवरेज फंक्शन ऑफ द कैपिलरी सिस्टम बोलते हैं। फिर आप एक्सचेंज ऑफ वाटर, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस तो इससे क्रॉस नहीं होते, ठीक है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, दिमाग में पहले ये चीज़ रखो कि जितनी भी हमारा जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज उसमें जो लिपिड वो जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को। इसकी डिफ्यूजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस की होती है। ट्रांसफर इट इज़ थ्रू द इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट। इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट मैंने आपको पहले बता चुका है, जिसका सरफेस एरिया जो है वो है 1/1000 सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज, ठीक है। हाँ हाँ जी, ब्रेन में ब्रेन कैपिलरी स्फिंक्टर्स होंगे क्योंकि हम कहते हैं कि ब्रेन को कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। क्या उसमें उनका क्या रोल होगा? क्या चीज? ब्रेन में क्या होता है? मैम हम कहते हैं कि ब्रेन को कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, हाँ, तो मैम वहाँ पे ब्रेन कैपिलरी स्फिंक्टर का क्या रोल होगा? कांस्टेंट ब्लड सप्लाई, देखो ब्रेन में जो वो है ना, जो उसके जो वो हैं गैप जंक्शंस, मैंने आपको बताया था कि हर एक जगह की जो डिफरेंट है ना, मतलब प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स उस वक्त काम करेगा ना जब ऑक्सीजन की डिमांड कम या ज़्यादा होगी। अब ब्रेन के अंदर जो है वो एंडोथेलियल सेल्स जो हैं, मतलब वो टाइटली पैक्ड है कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह पास हो सके।
तो अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो हैं, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स खुल जाएंगे और वो ऑक्सीजन को, मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैम हमें कहते हैं ना कि हाँ। ब्रेन को कांस्टेंट ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, वहां पे चेंज नहीं होती है। तो स्फिंक्टर्स फिर ओपन रहेंगे ना उधर, स्फिंक्टर तो वही रेगुलेट करता है, तो स्फिंक्टर्स वहां फिर, पे उनका क्या रोल तो होता है? स्फिंक्टर्स फिर ओपन रहेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है ना। जब एक चीज़ को कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई चाहिए है, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, तो इसके स्फिंक्टर्स ओपन रहेंगे। तो ब्रेन के अंदर, लेकिन ब्रेन के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स है वो मतलब मींस वो बिल्कुल टाइटली लोकेटेड है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो तो यही होगा ना कि स्फिंक्टर्स जो है वो ओपन रहेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी ना उस जगह पर, ठीक है। यस मैम। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस ट्रांसफर होते हैं बाय मींस ऑफ द क्लेफ्ट, और क्लेफ्ट का साइज कितना है? 1/1000 ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज। तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज जो है ना, ये बात याद रखो कि कैपिलरीज में रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज जो है वो 80 टाइम्स फास्टर है देन दैट ऑफ द प्लाज्मा लीनियर फ्लो। प्लाज्मा तो फ्लो कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज क्लेफ्ट्स वाटर की परमिएबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, 80 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ द लीनियर ब्लड फ्लो ऑफ द प्लाज्मा। एक माइंड में पिक्चर रखो कि एक तरफ प्लाज्मा चल रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसी कैपिलरीज में वाटर की परमिएबिलिटी हो रही है। तो वाटर की परमिएबिलिटी मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू द फ्लो ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। So the most important means by which substances they are transferred between the plasma and this interstitial fluid is that of the diffusion. The blood flow along the lumen of the capillaries, tremendously numbers of water molecules and dissolved particles diffuse back and forth through the capillary walls, providing continuous mixing between the interstitial fluid and the plasma. Diffusion results from thermal motion of the water molecules and dissolved substances in the fluid. Lipid soluble substances हमारे पास can diffuse directly to the cell membrane. Lipid soluble substances, such substances include water and oxygen and carbon dioxide. Because these substances can permeate all areas of the capillary walls without having to go through the pores, their rate of transport through capillary membranes are many times faster. It is 80 times faster than the lipid insoluble substances, ठीक है। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में हमारे पास नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आएंगे। उसमें क्या मेंशन करें कि many substances needed by the tissues they are soluble in water but cannot pass through the lipid membrane of the endothelial cells. Such substances में क्या क्या आता है? water, sodium, chloride ions and glucose. water, sodium, क्लोराइड आइंस एंड ग्लूकोज, ये सब की सब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है और नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये इनपुट से इजीली एंडोथेलियल सेल से परमेबल होंगे। द रेट एट विच द वाटर मॉलिक्यूल डिफ्यूज, ये वही रिपीटेशन है, मैंने अभी आपको कहा है कि 80 टाइम्स फास्टर वाटर की डिफ्यूजन जो है वो 80 टाइम्स फास्टर है as great as that of the plasma linear flow through the capillary wall. That is, the water of the plasma it is exchanged with the water of the interstitial fluid 80 times before the plasma can flow the entire distance through the capillaries. Now, effect of size. Size का क्या होगा? ये एक कॉमन सेंस की बात है कि effect of molecular size on the passage through the pores. वाटर जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो 0.6 टाइम्स दैट ऑफ द वाटर है, ठीक है। और एल्बुमिन जो है इट इज अबाउट 1000 टाइम्स, इसका साइज जो है एल्बुमिन का सबसे बड़ा साइज है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द परमेबिलिटी। जिसका जितना साइज छोटा होगा उतना इजीली वो उस पोर से गुजरेगा। तो ग्लूकोज का साइज जो है वो सबसे छोटा, वाटर का साइज सबसे छोटा है तो वो इजीली गुजर जाएगा। एल्बुमिन का साइज सबसे बड़ा है तो वो वुड
मीन्स इट विल टेक अ डिफिकल्ट टाइम टू पास थ्रू इट। ठीक है, देखो मतलब नेचर ऐसे बनी हुई है ना कि हम लोग के जो कैपिलरीज हैं उससे प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो बहुत मुश्किल से क्रॉस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्बुमिन ग्लोबुलिन अगर पास हो भी जाते हैं तो ये हमारे इंसिस्टिशियल फ्लूइड में इंसिस्टिशियम में आ जाएंगे। ठीक है, इंसिस्टिशियम का मतलब ये है कि टिश्यूज के दरमियान में जो एरिया है ना बाहर की तरफ, वो इंसिस्टिशियम कहलाता है। दो टिश्यूज तीन टिश्यूज के दरमियान में जो एरिया है दैट इज टर्म्ड एज इंसिस्टिशियम, उसके अंदर जो फ्लूइड है इट इज टर्म्ड एज इंसिस्टिशियल फ्लूइड। तो अगर बाहर की तरफ कैपिलरीज के जरिए बाहर की तरफ अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स आ जाते हैं, वैसे तो मुश्किल से ये पास होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आ जाते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को साथ लेकर चली जाएगी और लिम्फेटिक डक्ट दैट इज थोरेसिक डक्ट में डाल देगी इन सारे जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स को। ठीक है, तो कहने का ये मकसद है कि अफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑन द पैसेज थ्रू द पोर्स, तो जितना स्मॉल साइज होगा सब्सटेंस का उतने इजीली ये पास होंगे। तो वाटर का स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब लेकिन ये परमिबिलिटी डिपेंड करती है अपॉन दी ऑर्गन्स पर भी डिपेंड करती है। लिवर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो परमिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैंने पहले आपको बता दिया था कि लिवर और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो एंडोथेलियल सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो परमेबिलिटी है वो भी डिफरेंट होती है। तो लिवर में परमेबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि उसका फंक्शन ये है ना कि इट फंक्शन टू ट्रांसफर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट बिटवीन द ब्लड एंड द लिवर पैरेन्काइमल सेल। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है उसमें पोर्स जो है उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी पोर साइज। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में परमेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 500 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू दी मसल कैपिलरीज, बट नॉट फॉर दी प्लाज्मा प्रोटीन्स। इस वजह से इसकी पोर्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की पोर्स का साइज जो है वो छोटा है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन्स को नहीं निकाल सकता, बट इनका नंबर ज्यादा है कि वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे वाटर हो गया, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स को इजीली पास कर सके। ठीक है, तो the width of the capillaries intercellular cleft pores, it is about 6 to 7 nanometers. It is about 20 times that of the diameter of the water molecules. Water molecules सबसे छोटा है, आसानी से गुजर जाएगा। Diameter of the plasma proteins जो है वो slightly greater है than the width of the pores. Sodium ion chloride and glucose, urea इनका intermediate diameter होगा। Therefore, the permeability of the capillary pores for the different substances varies according to their molecular diameter. जिसका डायमीटर छोटा है वो आसानी से गुजर सकेगा पोर से, जिसका डायमीटर बड़ा है वो मुश्किल से गुजरेगा। डायमीटर किसका छोटा है? वाटर का, तो आसानी से गुजर जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स मुश्किल से गुजरेंगी, बट ऑर्गन्स में ये डिफरेंट है। लिवर और रीनल पैरेन्काइमल रीनल ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अंदर जो है इट इज अबाउट 500 टाइम्स द परमेबिलिटी ऑफ द मसल कैपिलरीज। रीनल ग्लोमेरुलाई में परमेबिलिटी मैक्सिमम है क्योंकि इसमें पोर्स जो हैं वो मैक्सिमम है। वाइल लिवर पैरेन्काइमल सेल्स में वहाँ पर साइनोसाइडल्स में दे आर आल्सो परमेबल दैट इवन अ प्लाज्मा प्रोटीन कैन पास फ्रीली थ्रू दिस वॉल। एक तो मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करता है, दूसरा ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है। अब लिवर में प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं क्योंकि इसका फंक्शन ही है ना, और रीनल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो फिल्टर होगा so to form the formation of urine. अब effect of concentration difference के concentration difference यही है, बस ये याद रखो कि